Hello everyone, I hope you all are doing great. A warm welcome to Equilibrium Study Point. तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम बात करें ग्रोथ की, देन इट इज़ द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ चाइल्ड और पार्ट्स ऑफ ए चाइल्ड लाइक साइज, हाइट एंड वेट। अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ में बच्चे के जो भी फिजिकल एस्पेक्ट होंगे, जैसे कि बच्चे की हाइट या बच्चे का वेट हो गया, वो सारा का सारा पार्ट होता है ग्रोथ का। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, देन इट इज़ द प्रोग्रेसिव प्रोसेस ऑफ various skills, abilities such as head sport, speaking, learning, expressing the feelings and relating with the other। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट जो होगी बच्चे के ऑल ओवर द एस्पेक्ट, जितने भी एस्पेक्ट होंगे, जैसे कि फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, सोशल एस्पेक्ट हो गया या फिर मोरल एस्पेक्ट हो गया, वो सारा का सारा पार्ट होगा डेवलपमेंट का। अगर हम बात करें ग्रोथ और डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, या आप कह सकते हैं कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपको हर साल जो है या तो एचपी टैट या फिर सी टैट में देखने को मिल ही जाएगा कि जो डेवलपमेंट होती है वो कब से कब तक होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट होती है वो वूम टू टूम चलती है, मतलब कि माँ के गर्भ से शुरू हो जाएगी डेवलपमेंट, और जब तक बच्चे की जो डेथ नहीं हो जाती तब तक चलती है। इसीलिए आप डेवलपमेंट को बोलते हैं क्वालिटेटिव इन नेचर। ऑन द अदर हैंड जो ग्रोथ होती है वो बच्चे में टिल मेच्योरिटी तक रहती है, मतलब कि जब तक बच्चा मेच्योर नहीं होता तब तक बच्चे में ग्रोथ होगी, और जैसे ही बच्चे में मेच्योरिटी आ जाएगी तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। इसीलिए ग्रोथ को क्वांटिटेटिव इन नेचर भी बोला जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे मेन डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की। तो जो मेन डोमेन है वो है फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अगर हम सबसे पहले बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, तो इसमें बच्चे की हाइट, साइज़, वेट या शेप, ये सब जो हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट में आती हैं। और इसकी जो है आगे सब पार्ट है मोटर डेवलपमेंट, जो भी फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड है, जिसे हम कहते हैं ग्रोस मोटर और फाइन मोटर। अगर हम बात करें ग्रोस मोटर की, तो इसमें डेवलपमेंट ऑफ बिग मसल्स लाइक आर्म मसल्स, लेग मसल्स दैट हेल्प इन रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, थ्रोइंग बॉल्स एंड मैनी मोर। कि जो ग्रोस मोटर होगी इसमें जो भी बच्चे की बड़ी मसल्स होंगी, जैसे कि उसकी बाजुओं की मसल होगी या उसकी टांगों की मसल्स होगी, जिसकी वजह से बच्चा जो होगा वो दौड़ेगा या फिर बच्चा जो है वो चलेगा या फिर किसी चीज़ को फेंकेगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें उसकी ग्रोस मोटर की डेवलपमेंट में आएगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें फाइन मोटर की, then it is the development of small muscles like finger muscles, eye muscles and that help in fine work like writing, drawing and painting। अगर हम एग्जांपल लें राइटिंग का ही, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव रोल जो होता है वो हमारी उंगलियां प्ले करती हैं। तो जैसे हमारी उंगलियां जो होगी पकड़ होगी उतनी अच्छी राइटिंग बनेगी। तो ये जो छोटी छोटी मसल की डेवलपमेंट होगी वो फाइन मोटर में आती है। आगे हम बात करें कोग्निटिव डेवलपमेंट की, देन इट मेनली फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज़, फॉर एग्जांपल थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिक ऑपरेशंस एंड मैनी मोर। अगर हम बात करें लेफ्ट ब्रेन की, तो जितना भी हम एनालाइज करते हैं, लॉजिक करते हैं, जितने भी आइडियाज़ हो गए, फैक्ट्स हो गए या फिर मैथ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो सारा का सारा हमारा लेफ्ट ब्रेन सॉल्व करता है। ऑन द अदर हैंड जितना भी हमारी क्रिएटिविटी हो गई, जितना भी हमारे आर्ट्स हो गए, क्रिएशन या फीलिंग्स या फिर हमारी इमेजिनेशन होगी, वो सारा का सारा पार्ट जो है वो राइट ब्रेन का है। अगर हम बात करें सोशल डेवलपमेंट की, इट इज़ द सब एरिया ऑफ डेवलपमेंट दैट कंसर्न विद द चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद अदर। अब अदर में क्या आएगा, हमारी फैमिली, सोसाइटी, पीयर ग्रुप, स्कूल और रिलीजन। और मतलब अगर आप सोशल की बात करें तो हमारे आसपास में जो भी लोग होंगे उनसे जो इंटरेक्शन होगी वो सारे की सारी सोशल डेवलपमेंट में आएगी, और बच्चा कैसे जो है उनसे डील करता है और कैसे जो है अपने रिलेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाता जाता है टाइम के साथ, वो सारा का सारा सोशल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। आगे हम बात करें इमोशनल डेवलपमेंट की, इट इन्वॉल्व्स लर्निंग व्हाट फीलिंग्स एंड इमोशंस, अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दे अकर्स। अगर हम बात करें इमोशनल डेवलपमेंट की, तो अगर एक छोटा सा एग्जांपल आपका ही लें, तो जब आप छोटे बच्चे होंगे बचपन में,
तो कोई खिलौने रहे होंगे जिनके लिए आप बहुत रोए होंगे। अगर वही खिलौने आज आपके सामने ले आएँ और आपको बोलें कि ये वो खिलौने हैं जिसकी वजह से आप बचपन में रोते थे, तो आप 2 मिनट के लिए सोचें कि क्या ये वही खिलौने हैं जिनके लिए मैं बचपन में रोया था? तो मतलब आज जो हैं आप इतने इमोशनली डेवलप हो गए होंगे कि आज थोड़ी होगा ऐसे कि आज आप रोने लग पड़ोगे उन खिलौनों के लिए, क्योंकि आज जो हैं आज आप मोर डेवलप हैं, इमोशनली डेवलप हैं अपनी उस एज से। जो आप छोटे थे तब से लेके आज जो है आप में बहुत सारा इमोशनल डेवलपमेंट हो गया है। इसकी वजह से आप जो हैं ज़्यादा मैच्योर हैं एज़ कम्पेयर टू आपका जो चाइल्ड वर्ज़न था। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें बेसिक डिफरेंस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो ग्रोथ इज़ द चेंज ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट इज़ द ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। की जो ग्रोथ होता है उसमें जो है बच्चे का एक फिजिकल एस्पेक्ट ही देखा जाता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होगी उसमें ऑल ओवर एस्पेक्ट देखे जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर ग्रोथ की बात करें तो ये होगा चेंज इन शेप साइज और स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट इज़ द स्ट्रक्चरल चेंज एंड फंक्शनल प्रोग्रेस ऑफ द बॉडी। की जैसे मैंने अभी बताया था कि जो भी एस्पेक्ट होंगे वो सारे के सारे देखे जाएंगे डेवलपमेंट में। ग्रोथ स्टॉप एट मैच्योरेशन, जैसे ही मैच्योरेशन आ जाती है, बच्चा मैच्योर हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है। ऑन द अदर हैंड मैंने आपको अभी बताया कि जो डेवलपमेंट होगी वो कंटिन्यूस प्रोसेस होगी और वो बूम टू टूम चलती है, टिल डेथ तक चलती है। इसीलिए ग्रोथ को आप क्वांटिटेटिव इन नेचर बोलते हैं और डेवलपमेंट को आप बोलते हैं क्वालिटेटिव इन नेचर। Both growth and development are interrelated aspect of psychology. Development also include growth and growth is the part of development. अगर हम इसे समझें एक वेन डायग्राम की हेल्प से, तो आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट में एक छोटा सा पार्ट है ग्रोथ। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेशक ग्रोथ जो होती है वो टिल मेच्योरिटी तक रहती है, उसके बाद जो है वो रुक जाती है, लेकिन क्या है कि जब तक जो है ग्रोथ चलती है तो वो भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में अपना एक एक्टिव रोल ही तो प्ले कर रही है। वो भी तो बच्चे को जो है डेवलपमेंट की ओर ही तो लेके जा रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होती है वो एक सब पार्ट होती है डेवलपमेंट का। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो जो इसकी फर्स्ट स्टेज है उसे हम कहते हैं इन्फेंसी स्टेज, और वो चलती है फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। और इसी स्टेज को लर्निंग बाय मोटर एक्शन भी कहा है, और ये कहा है जीन पियाजे ने। और ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि इसी स्टेज में बच्चा जो है अपनी सेंसेस से, अपने मोटर एक्शन से जितना भी चीज़ें देखता है उतना ही सीखता है, सिर्फ अपनी सेंसेस के बेसिस पे। इसी जो स्टेज में है फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट होती है, इसी में मेंटल डेवलपमेंट भी फास्ट होती है। आगे हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, और जो चलती है 2 से 6 साल तक। ऐसी जो चाइल्डहुड होती है वो स्टेज चलती है 2 से लेके 12 साल तक, लेकिन अगर हम इसे फर्दर डिवाइड करें तो वो बन जाएगी अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की तो वो चलेगी 2 से लेके 6 साल तक। और इसी स्टेज को टॉय एज या फिर प्ले एज बोला है एरिक्सन ने। और इसी में जो लैंग्वेज लर्निंग होगी वो सबसे ज़्यादा फास्ट होगी। और आपने देखा भी होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि उनका जो बेबी है वो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बिल्कुल मास्टरी करे या फिर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहे आगे फ्यूचर में, तो वो क्या करते हैं कि जब वो छोटा बच्चा होता है तभी उसके साथ जो है वो उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो इंग्लिश में बहुत अच्छा रहे, तो वो क्या करते हैं कि बच्चे से इंग्लिश में बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस एज में अर्ली चाइल्डहुड एज में जो क्या होगा, बच्चे की जो लैंग्वेज होगी वो डेवलपमेंट सबसे फास्ट होती है। ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं होगी, बाद में भी होती है, लेकिन जो सबसे फास्ट होगी मतलब बिल्कुल आसानी से जो सीख जाएगा बच्चा, वो अर्ली चाइल्डहुड एज में ही सीखता है। इसी स्टेज को आप इमिटेटिव एज भी बोलते हैं। और ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस एज में बच्चा जो है वो इमिटेट करना बड़ी जल्दी सीखता है। मान लीजिए बच्चे के घर में एल्डर रहते हैं और वो स्टिक से चलते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, वो भी स्टिक लेगा और उन्हीं एल्डर की तरह चलने की कोशिश करेगा। मतलब बच्चा जो देखता है वो सीखता है। और इसीलिए कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं उनके सामने जो है आपने जो भी बोलना है या जो भी करना है तो सोच समझ के करना है, क्योंकि बच्चे जो है उन्हें पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो बस इमिटेट करते हैं जो भी उनके सामने जो है वो करता हुआ देखते हैं। अगर हम बात करें लेटर चाइल्डहुड एज की तो वो चलती है 6 से लेके
12 साल तक। और इसी को गेम एज भी बोलते हैं, क्योंकि इसी में जो है बच्चे को आप बोलें कि खेल कूद की उम्र जो है वो इसी को बोला गया है। और इसी एज को गैंग एज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है इसी एज में बच्चों में टोलियां बनना शुरू हो जाती हैं। बच्चे जो हैं इसी एज में अपनी दोस्ती बनाने लगते हैं बच्चों को। इसीलिए जो है इस स्टेज को लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज भी बोलते हैं, क्योंकि इस एज में जो बच्चे जुड़ते हैं एक दूसरे से, एक फ्रेंडशिप से जुड़ते हैं, तो उनका जो बॉन्ड होता है वो बड़ा ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं इमोशनली से जुड़ा होता है, इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। और इसी वजह से जो भी फ्रेंडशिप बनती हैं लेटर चाइल्डहुड एज में, वो लाइफ लॉन्ग रहती हैं। और इसी एज को एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोला गया है। और इसे जो है इसी एज में मोटर डेवलपमेंट जो है वो फास्ट होती है। और इसी एज को सूडो मैच्योरिटी एज भी बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि इस स्टेज में बच्चों को ऐसे लगता है कि वो जो है वो मैच्योर हो गए हैं। जो 6 से 12 साल का बच्चा होगा उसे लगेगा कि अब वो मैच्योर हो गया है, अब उसे कुछ ना बताए कोई, क्योंकि उसे सब कुछ पता है। हालांकि हुआ नहीं होता है वो मैच्योर, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो मैच्योर हो गया है। इसी स्टेज को जीन पियाजे ने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी बोला है। आगे हम बात करेंगे एडोलेसेंस स्टेज की, और वो चलती है 13 से लेके 18 साल तक। और इसी स्टेज को बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेज भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल ग्रोथ जो है बच्चे की बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और इसे ही स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज बाय स्टैनली हॉल भी बोला गया है। और इसी एज में बच्चे को आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगते हैं। इसी वजह से बच्चे को स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की एज भी कहा गया है, क्योंकि बच्चे में जो है वो मैं हूँ कौन, ये भावना जो है वो शुरू हो जाती है कि वो है कौन एक्चुअल में। वो अपने आप को जानने की कोशिश करने लगता है। इसी स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म ऑन इट्स पीक होता है, कि बच्चे को ऐसा लगता है कि पूरी कायनात जो है वो उसके ही अराउंड घूम रही है। वो सारे के सारे लोग जो हैं वो उसे ही देख रहे हैं। अगर एक एग्जांपल ले लें कि एक छोटा सा फंक्शन है और बच्चे को, जो कि एडोलेसेंस पीरियड में है, मतलब 13 से 18 साल की उसकी उम्र है, तो बच्चे को ऐसा लगेगा कि जो फंक्शन है उसमें जितने भी लोग आएंगे वो सारे के सारे उसे ही देखेंगे। और इसलिए वो बिल्कुल सज धज के जाएगा उस फंक्शन में। और उस बच्चे को ऐसा लगेगा कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो उसे ही देख रही है, हर जगह और हर समय। तो इसी एज को ब्रिज पीरियड भी बोला गया है, क्योंकि ये ही पीरियड है जिसमें जो होता है बच्चे का जो है वो चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में जो है एंटर करता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।